हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 29 सितंबर का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में मैंने डिस्कस किए थे लास्ट 2 डेज में। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो काफी जरूरत है लास्ट तक एंड तक इस सेशन में बने रहने की। इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, I2U2 कितने देशों की साझेदारी है? बात की जा रही है यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है I2U2। कितने देशों की साझेदारी से ये बना है? आंसर होगा चार। चार देश इसके राष्ट्र है। कौन कौन है? भारत है, इजराइल है, UAE है, प्लस USA है। UAE संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका यानी USA, ये चारों इसके मेंबर है। स्टार्ट कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था, ये स्थापित हुआ था अक्टूबर 2021 में। चार देशों की साझेदारी से बना है। अब न्यूज में क्यों रहा ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उनकी साल में होने वाली जो एक बैठक होती है वो ही चल रही थी, और इसी दौरान UNGA असेंबली के दौरान I2U2 के देशों ने I2U2 की जो वेबसाइट है वो लॉन्च करी है। वेबसाइट लॉन्च हुई I2U2 की, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। अब यहाँ पे देखिए, आज बात की जा रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जो सबसे अपर बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन में वो है UN, यूनाइटेड नेशन। लीग ऑफ नेशन की सिफारिश पे इसको स्टार्ट किया गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको स्थापित किया गया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन को, यानी 1945 में इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर को। ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा, और न्यूयॉर्क में भी एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन, वहां पर इसका हेड क्वार्टर है। सदस्य राष्ट्र की बात करें तो टोटल UN में 193 कंट्रीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 193rd कंट्री है वो कौन है? 193rd कंट्री है दक्षिणी सूडान, जिसकी जो कैपिटल सिटी है वो है जुबा, दक्षिणी सूडान। ठीक है, जुबा इसकी कैपिटल है। एक सूडान होता है, सूडान की खार्तुम। 193rd कंट्री दक्षिणी सूडान है। और UN के टोटल कितने ऑर्गन्स थे? 6 ऑर्गन्स थे, जिसमें जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सचिवालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, और एक था इकोसेक। ठीक है, और एक था ट्रस्टीशिप, न्याय परिषद। फाइन। ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन कराऊंगी आज यहाँ पे, जो न्यूज में रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार उनका नाम लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे WTO की, बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा स्पेन, मैड्रिड में मिलेगा। हाल ही फिलहाल में मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्थापित हुआ था 1974 में हुआ था। टूरिज्म पॉलिसी बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में मिलेगा, और एस्टेब्लिश हुआ था ये 1945 में। ठीक है, जो USA का सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड्स, उसी सम्मेलन के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते FAO की, बात कर लेते फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर को। और हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसका रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1999 सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 1999 में स्थापित हो गया था। और इसी कारण 1 मई को हम लेबर डे भी बनाते हैं। 1 मई 1999 को स्थापित हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें WHO की, बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, और हेडक्वार्टर सेम जगह मिलेगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
सार्क कंट्रीज की बात कर लेते हैं। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है और 8 दिसंबर 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, काफी बार न्यूज में रहता है एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता आइलैंड पर है, इंडोनेशिया जकार्ता में। और ये एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को, और 8 दिसंबर को ही सार्क को डेवलप किया गया था। G7 की बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो 7 कंट्रीज है वो जनरली फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, कनाडा, यूएसए और जापान है। और 1975 में इसको डेवलप किया गया था। G20 की बात करें तो G20 को डेवलप किया गया था 1999 में। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें सो ब्रिक्स को स्टार्ट किया गया था 2006 में। ठीक है, इसी के साथ ये हो गई कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो काफी न्यूज में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑसरिस रैक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सो यहाँ पे अंतरिक्ष यान की बात की जा रही है। ऑसरिस रैक्स अंतरिक्ष यान बहुत पहले ही इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? अमेरिका की नासा ने किया था। ठीक है, सो नासा ने इसको लॉन्च किया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। और क्यों? इसका जो एजेंडा था वो था कि जो क्षुद्र ग्रह बेनु, उसके वातावरण को स्टडी करना। सो उसके वातावरण को स्टडी करके ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट ये जानना इस मिशन का मकसद रहा। 2016 में इसको लॉन्च किया गया, 2020 में ये पहुंचा क्षुद्र ग्रह बेनु पर मिट्टी के आंकड़े लेकर। ये वापस अर्थ की तरफ पहुंचा है 2023 में। ठीक है, मिट्टी लेकर आया है क्षुद्र ग्रह बेनु से, ताकि वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर की जा सके। 2023 में अब इसकी लैंडिंग होगी। जैसे ही अर्थ पे लैंड हो जाएगा तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसका रीनेम हो चुका है अब ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट नहीं है इसका नाम, अब इसका नाम हो चुका है ऑसिरिस अपेक्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही फिलहाल में जितने भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यान जूनो के अनुसार किस ग्रह पर बिजली पृथ्वी के समान है? सो नासा का ही मिशन था जूनो। सो बिजली पृथ्वी के समान है तो ये बात की जा रही जुपिटर की, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, नासा ने एरोसोल मिशन के लिए मल्टी एंगल इमेजर लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? सो एरोसोल मिशन में जो नासा इटली के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट, नासा द्वारा किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करके मंगल की कोर संरचना की भविष्यवाणी की गई थी? तो भूकंपीय तरंगों की सहायता से। कौन सी तरंगे? भूकंपीय तरंग। नेक्स्ट है, जियोटेल मिशन नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो जियोटेल मिशन की बात की जा रही है, सो जापान और नासा का संयुक्त मिशन रह चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया? सो त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की बात की जा रही है, इंडिया ने अरेंज किया, भारतीय नौसेना ने, और किन देशों के साथ मिलके किया है? सो आंसर होगा इसका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। सो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ मिलकर त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया और इसमें पार्ट लिया था आईएनएस सह्याद्री ने पार्ट लिया था। और इस तरीके से ये इसका फर्स्ट एडिशन था इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का। फाइन, अब हम डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे हाल ही फिलहाल में हुई एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज ईगल पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सो एक्सरसाइज ईगल पार्टनर की बात की जा रही है, सो यूएसए और आर्मेनिया का संयुक्त अभ्यास है। आर्मेनिया अभी न्यूज में रहा था, कल ही हमने बात किया था, क्षेत्र विवाद चल रहा था आर्मेनिया जहां पर ईसाई कम्युनिटी है। नेक्स्ट है,
वरुणा किन देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? सो वरुणा की बात की जा रही है। वरुण एक्सरसाइज, वरुणा नहीं है ये, वरुण एक्सरसाइज है। इंडिया और फ्रांस के बिटवीन है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है, सो हाल ही में किया था, तो नभ शक्ति किया था। कौन सा? नभ शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का मेजबान कौन सा देश है? सो बहुपक्षीय त्रिसेवा ब्राइट स्टार 23 इसको किया इजिप्ट ने किया। नेक्स्ट है, सी कैट 23 रक्षा अभ्यास का मेजबान देश, तो ये है सिंगापुर है। नेक्स्ट है, जायद तलवा 23 इसका कौन है? यूएई है। नेक्स्ट है, मालाबार 23 ये कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इस बार। नेक्स्ट है, ऑपरेशन शील्ड ये हुआ था ब्राजील में। एंड द लास्ट, फॉल्केन शील्ड 23 ये सैन्य अभ्यास ये हुआ था चाइना एंड यूएई के बिटवीन। सो ये हो गई हाल ही फिलहाल 2023 की एक्सरसाइजेस का रिवीजन। जब भी ये क्वेश्चन आएगा मैं दोबारा आपको रिवाइज कराती रहूंगी, सेम क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल आप ट्राई कीजिए इन्हें रिकॉल करने का, रिमेम्बर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए कार्य योजना शुरू की है? सो यहाँ पे बात की जा रही है हरियाणा राज्य की। सो हरियाणा राज्य में धान की पराली जलाने से अक्सर आग लगने के केस देखे जाते हैं जिनसे काफी नुकसान होता है। तो उसके प्रबंधन के लिए इस बार इन्होंने अपनी कार्य योजना शुरू की है, और किसके कहने पर? CAQM। सो CAQM को अपनी योजना प्रस्तुत करी है हरियाणा ने। CAQM कौन है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो एयर क्वालिटी के लिए मैनेजमेंट है। अगस्त 2021 में इसको बनाया गया था। सो हरियाणा ने अपनी योजना बनाई है जिसका नाम है राज्य कार्य योजना। इस योजना का एम क्या रहेगा कि धान की पराली जलाने से होने वाली आग की घटनाओं को कम करना। घटना को कम करना है, कौन सी? आग घटना को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा हरियाणा का। हरियाणा की बात कर लेते हैं। सो हरियाणा नॉर्थ इंडिया में है, पहले पंजाब का पार्ट था। 1966 1 नवंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया हरियाणा। लार्जेस्ट सिटी इसकी फरीदाबाद है, ध्यान रखना, और कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल कौन सी? चंडीगढ़ है। 22 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। सीएम कौन है यहाँ पर? मनोहर लाल खट्टर। और जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे आंकड़े राज्यसभा और लोकसभा के। तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10, तो ये तो काफी सिंपल आंकड़ा है। हरियाणा में 5 का टेबल चल रहा है, 5 सीटें 10। इसी के साथ अगर आपको याद रहेगा तो तमिलनाडु की हमने बात की थी, हमने असम की बात की थी, हमने गुजरात की बात की थी, और हमने बस ये 3 राज्यों की ही बात करी थी। लास्ट सेशन में मैंने आपको इनके राज्यसभा और लोकसभा की सीट याद कराई थी, उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। तमिलनाडु में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 18 है, और लोकसभा की सीटें है यहाँ पे 39। ठीक है, एटिंग का टेबल नहीं चल रहा, एटिंग के टेबल से 3 ज्यादा यहाँ पर है लोकसभा की सीट। आसाम में 7 का टेबल था, 7 2 जा 14। गुजरात में 11 और 26 के आंकड़े थे। ठीक है, आई होप आपको याद हो जाएंगे। बार बार मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो भी चीजें रिपीट हो रही है उनको रिवाइज कराती रहूंगी। ठीक है, सो 5-10 का आंकड़ा तो है हरियाणा में, 7-14 का आसाम में, गुजरात में 11-26 हो गए, और तमिलनाडु में 18-39। राज्यसभा और लोकसभा से आप इसका क्रम याद कर सकते हैं। तो ये 4 राज्य अब आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा की भी बात हो चुकी है, 5-10 राज्यसभा और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू करी? ये जो शुरुआत है ये है अहमदाबाद नगर निगम की है, स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन पहल को शुरू किया है। इसका जो एम है वो क्या है कि शहर के भीतर स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। जागरूक करना है किसके लिए? अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए। शहर के भीतर अहमदाबाद नगर निगम की पहल है स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन। फाइन, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? लाइट हाउस महोत्सव की बात की जा रही है, पोर्ट मिनिस्ट्री की पहल है ये। कौन सी मिनिस्ट्री? पोर्ट मिनिस्ट्री, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया है? तो गोवा ने इसको स्टार्ट करा है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो कि पोर्ट मिनिस्ट्री के तहत संपन्न हुआ गोवा के पंजिम में, और इसका पहला एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन। इसका जो एम है, ये जो महोत्सव है, इनका एम ऐसा है कि जो 75 लाइट हाउस है इंडिया में, उनको बनाना है टूरिज्म सेंटर। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इन 75 लाइट हाउस को टूरिज्म सेंटर में कन्वर्ट करना इस लाइट हाउस महोत्सव का मिशन रहा। इसी के अलावा अगर हम हाल ही फिलहाल के कुछ फेस्टिवल्स को रिकॉल करें, सो हमने पढ़ा था थिरुवेन्नम। थिरुवेनम ये फेस्टिवल बनाया गया है केरला में। इसके अलावा हमने पढ़ा था उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल हाल ही में बनाया गया था मध्य प्रदेश में। केर पूजा पढ़ा था, केर पूजा बनाया गया था त्रिपुरा में। इसी के अलावा हमने पढ़ा था चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल। सो चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल ये था अरुणाचल प्रदेश का। सो ये चार फेस्टिवल हमने रिकॉल करे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किन संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? सो इंडियन नेवी की बात की जा रही है। सो इन्होंने ये जो समझौता है ये किया है, किसके साथ किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सो आईआईएससी के साथ ये स्टार्ट किया गया है। एमओयू का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भारतीय नौसेना और आईआईएससी के बिटवीन इंजीनियरिंग सेक्टर्स में टेक्निकल रिसर्च को बढ़ावा देना और डेवलपमेंट पर सहयोग करना, इसलिए इस एमओयू को साइन किया गया है। अब आज का यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी एक्चुअल में रॉयल इंडियन नेवी को एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1934 को। री एस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है स्वयं नो वरुण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य स्वयं नो वरुण है। हेडक्वार्टर आपको इसका न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और नौसेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? आर हरि कुमार। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? सो आदि शंकराचार्य की स्टैचू है, ये कहाँ पर बनी है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले ओंकारा ओंकारेश्वर में इस स्टैचू को डेवलप किया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस। फाइन, आदि शंकराचार्य की स्टैचू है। अब कुछ स्टैचूज के क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में रहे थे। सो गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा। नेक्स्ट है, स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा जो किस राज्य में? राजस्थान राज्य में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तेजा सिंह स्वतंत्र की प्रतिमा का अनावरण किया? पंजाब में है ये। नेक्स्ट है, क्राइस्ट द रेजिमर प्रतिमा किस देश में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? सो ब्राजील की है ये। हाल ही में कुछ स्टैचूज के क्वेश्चन जो न्यूज में रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है सम्मेलन की मेजबानी के लिए।
और यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल की बात हो ही गई है तो एक न्यूज में और हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्टूडियो बोट। सो स्टूडियो बोट एक एआई आधारित डेवलपमेंट है। क्या करता है ये? एआई आधारित कोडिंग सहायक है, यानी कोडिंग में भी आप एआई की हेल्प ले सकते हो। इसके लिए किसका नाम लिया जाएगा? स्टूडियो बोट का। और किसने इसको डेवलप करा है? सो इट इज डेवलप्ड बाय गूगल। सो गूगल ने डेवलप करा है कोडिंग सहायक स्टूडियो बोट के नाम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न लेन उपन्यास किसने लिखा है? सो ये उपन्यास न्यूज में रहा, लिखा तो है इसको चेतना मारू ने, जो कि लंदन में रहती है और भारतीय मूल की महिला है चेतना मारू। इनका लिखा गया पहला उपन्यास है इंग्लिश में वेस्टर्न लेन, जिसको नॉमिनेट किया गया है 2023 के बुकर अवार्ड के लिए। सो बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है इसको, उपन्यास को, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब इस क्वेश्चन से चर्चा का टॉपिक बनेगा बुकर पुरस्कार। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। 1969 में बुकर अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। इंग्लिश में दिया जाता है, ये इंग्लिश के जो उपन्यास होते हैं उसमें दिए जाते हैं। और टोटल 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो 5 क्षेत्र है वो शासकीय सेवा, सार्वजनिक सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, शांति व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में दिए जाते हैं। इंडियंस को मिले हैं ये अवार्ड्स, जी हाँ। टोटल 5 इंडियंस के नाम मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट है। सो वीएस नायपॉल थे, जिनको पहली फर्स्ट इंडियन है जिसको मिला था बुकर पुरस्कार, 1971 में मिला था। किस उपन्यास के लिए? इन अ फ्री स्टेट उपन्यास के लिए मिला था। इसके बाद सलमान रुश्दी आए थे, उनको मिला था इनसे जस्ट 10 साल बाद 1981 में बुकर अवार्ड। और किसके लिए? मिडनाइट चाइल्ड के लिए। सो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिडनाइट चाइल्ड उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। उसके बाद अरुंधति रॉय, इनको मिला था 1997 में मिला था। और किस उपन्यास के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है, और इसी के साथ अरुंधति राय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। इनके बाद किरण देसाई को मिला है हाल ही में 20s में। किरण देसाई 2006 में मिला था और इनकी बुक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। इसके अलावा अरविंद अडिगा को मिला था 2008 में मिला था व्हाइट टाइगर के लिए। इनका उपन्यास था व्हाइट टाइगर के लिए, इनको मिला था बुकर पुरस्कार। ठीक है। सो 2023 के तो अभी आएंगे आंकड़े, उससे पहले नॉमिनेट हो चुका है वेस्टर्न लेन। और 2022 की मैं बात कर लेती। 2022 के जो विजेता थे वो श्रीलंका के थे, जिनका नाम था शिहान करुणा तिलक। सो 2022 का जो बुकर पुरस्कार था वो शिहान करुणा तिलक को मिला था। और उनका जो उपन्यास था उसका नाम था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्या नाम था? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स से आप ध्यान रख लीजिए। शिहान करुणा तालिका 2022 बुकर प्राइज के विजेता रह चुके हैं। फाइन। इसी के साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट। एंड नाउ आई होप आप लास्ट के वो जो क्विज क्वेश्चन थे आप उनका आंसर कर पाएंगे। मैं उन्हें एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आती हूँ। सो अब आपको इन क्विज के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। यूएन कितने देशों की साझेदारी से बना है? अभी हमने डिस्कस किया 193। अदर के आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। सो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।